Okay, our topic is Helmholtz फ्री एनर्जी। जैसे हम दूसरी थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़ स्टडी करते हैं जैसे एंथैल्पी, एंट्रोपी, वैसे ही ये होती है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन। ओके, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, और इसके लिए इक्वेशन होती है ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। ओके, नाउ यहाँ पे u क्या है, u इज़ ए क्या है, ए तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, u क्या होगा, u इज़ द इंटरनल एनर्जी, t इज़ टेम्परेचर एंड s क्या होगा, s इज़ एंट्रोपी। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि u क्या होती है, इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन। दो टाइप के हमने पढ़े थे क्वांटिटीज़ होती है, या तो स्टेट फंक्शन होती है या पाथ फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन मतलब जो केवल किसी भी सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, जो उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करती है जिससे कि वो इनिशियल से फाइनल पर पहुंच जाए, है ना। एंड पाथ फंक्शन वो होती है जो उस पाथ पे भी डिपेंड करती है। तो u, t एंड s ये सब क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। इसलिए a मतलब हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज ऑल्सो विल बी स्टेट फंक्शन। क्या होगी, स्टेट फंक्शन। ठीक है ना। जब अगर हम कह रहे हैं कि ये स्टेट फंक्शन है, तो अगर हम किसी आइसोथर्मल चेंज की बात करें, मान लो कि कोई सिस्टम है जिसमें आइसोथर्मल चेंज हो रहा है। आइसोथर्मल चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो दो कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, स्टेट फंक्शन है तो एक तो इनिशियल स्टेट और दूसरी फाइनल स्टेट, है ना। तो इनिशियल स्टेट के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनिशियल स्टेट के लिए हो जाएगी a1 इज इक्वल टू u1 प्लस ts1। अब यहाँ पे हमने t जो है उसको t ही लिखा है क्योंकि t कांस्टेंट है ना। तो इनिशियल स्टेट में a1 है मान लो हमारी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या वर्क फंक्शन, और फाइनल स्टेट में वर्क फंक्शन a2 इज इक्वल टू हो जाएगा u2 प्लस ts2, है ना। तो ये हो गया, है ना। हम बात कर रहे हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इक्वेशन होती है ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। इट इज़ ए स्टेट फंक्शन। आइसोथर्मल चेंज की अगर हम बात करते हैं जहाँ टी कांस्टेंट है, तो इनिशियल स्टेट के लिए ये हो जाएगी इक्वेशन a1 इज इक्वल टू u1 प्लस ts1, और फाइनल स्टेट के लिए हो जाएगी a2 इज इक्वल टू u2 प्लस ts2। ठीक है, अब हमको बात करना है चेंज की, चेंज इन फंक्शन मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 क्या है, u2 प्लस ts2 माइनस u1 प्लस ts1, है ना। तो यहाँ पे हम a2 माइनस a1 को लिख सकते हैं डेल्टा a, डेल्टा जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चेंज के लिए। तो डेल्टा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसा लिख दें, u वाली टर्म साथ में लिख दें, तो ये हो जाएगा u2 माइनस u1। ठीक है, माइनस यहाँ पे t जो है कॉमन आ जाएगा, तो माइनस t कॉमन आ गया, तो ये हो गया s2 माइनस s1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा a इज इक्वल टू डेल्टा u माइनस टी डेल्टा s। ठीक है, ये हमारी एक आ गई इक्वेशन नंबर, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2, ये 3, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम एंट्रोपी की बात करें, तो एंट्रोपी की अगर हम बात करते हैं, तो एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन डेल्टा एस इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू रिवर्स, दैट मीन्स रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, डिवाइडेड बाय टी, वेयर क्यू इज अ हीट एंड टी इज टेम्परेचर, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो डेल्टा एस की वैल्यू ये होती है हमारी। अब अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ
ऑफ अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी थी, है ना। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें, आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए आपको याद होगा कि हमने इसमें डिफरेंट कंडीशंस के लिए डिफरेंट इक्वेशंस डिराइव की थी, है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमने जो रिलेशन निकाला था वो होता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q रिवर्स माइनस W मैक्स। W मैक्स क्या है? मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक हमारा था इक्वेशन नंबर 5 और 6। तो अब हमको मिल गई है दो और वैल्यू, डेल्टा U की और डेल्टा S की, इन इक्वेशन 5 एंड 6। तो 5 और 6 से ये दोनों इक्वेशन डेल्टा U और डेल्टा S हम इस इक्वेशन नंबर 4 में लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगी? बाय सब्सटीट्यूटिंग the values of delta S and delta U in equation 4। तो फोर्थ इक्वेशन थी हमारी क्या? डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा U। तो डेल्टा U की जगह हम लिख रहे हैं Q रिवर्स माइनस W मैक्स, है ना, माइनस T डेल्टा S माइनस T इंटू डेल्टा S की जगह पर हम लिख रहे हैं डेल्टा Q रिवर्स बाय T, ये भी डेल्टा होगा, है ना। तो ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर हम देखें कि इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये Q रिवर्स और ये माइनस Q रिवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये T से T कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा A इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा A इज इक्वल टू माइनस W मैक्स, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा A इज इक्वल टू W मैक्स। दिस इज द इक्वेशन फॉर हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, है ना। तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या होती है, मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि द डिक्रीज ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम।